नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज ये बड़ा कार्यक्रम। 3 दिन बाद कर्नाटक की असली तस्वीर साफ हो जाएगी और यह तय हो जाएगा कि वहां 38 साल पुराना रिवाज बदला है या फिर बीजेपी का राज समाप्त हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि ट्रेलर देखकर काफी हद तक फिल्म का अंदाजा लग ही जाता है व्यूअर्स। तो हम आपको कर्नाटक का सबसे सटीक ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। आने वाला 1 घंटा यानी हम आज आपको कर्नाटक के रिजल्ट का बड़ा रुझान दिखाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में जहरीले सांप पर भी दिल खोलकर सियासत हुई और कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बाण भी खूब चलाए। अब सवाल है कि बजरंग बाण क्या सही निशाने पर लग गया? क्या बड़ी जीत का दावा कर रही कांग्रेस पार्टी को 13 मई को जोर का झटका लगेगा या फिर हिमाचल के बाद बीजेपी के कर्नाटक वाले किले पर भी कांग्रेस का कब्जा होने वाला है? अगले 1 घंटे इसका पूरा रुझान मैं आपके साथ शानदार ग्राफिक्स के साथ और टारगेट महा एग्जिट पोल के साथ आपके समक्ष रखूंगा। अभी तक की तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूं, आपको मैं बता देता हूं अभी की तस्वीर के हिसाब से आंकड़े क्या आ रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 का एग्जिट पोल कह रहा है कि जेडीएस जो है वो 21 से 26, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा दल 99 से 109। ये टीवी 9 का एग्जिट पोल है। आपको मैं बता दूं इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 88 से 98 यानी सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस बनती हुई दिख रही है। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस 106 से 120, बीजेपी 78 से 92 यानी कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त दिखा रहा है। जेडीएस 20 से 26 के आंकड़े पे जाती हुई दिख रही है। अब आपको मैं दिखाता हूं एक और आंकड़ा, 114 बीजेपी। ये न्यूज नेशन का एग्जिट पोल है जिसमें 114 पे भारतीय जनता पार्टी, 86 पे कांग्रेस, 3 पे अन्य और 21 पे जेडीएस आती हुई दिख रही है। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं जो कि रिपब्लिक का एग्जिट पोल है। वो 94 से 108 कांग्रेस को दे रहे हैं, 85 से 100 भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन अभी 2 घंटे की वोटिंग का आखिरी का नंबर आना बाकी है व्यूअर्स। जेडीएस 24 से 32 यानी कांग्रेस को अधिकतर एग्जिट पोल में बढ़त मिल रही है। और टारगेट पोल का क्या नतीजा आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। टारगेट पोल के मुताबिक का आंकड़ा दिखाऊंगा। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब बड़े आंकड़े टीवी 9, टाइम्स नाउ और न्यूज नेशन और रिपब्लिक के एग्जिट पोल्स को। लेकिन टारगेट महापोल क्या कहता है? टारगेट महापोल कहता है कि कांटे की टक्कर हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन बढ़त कांग्रेस को रहेगी। यहां पर मेरे साथ कई दिग्गज इस समय जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सुधा, टारगेट महापोल का आंकड़ा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। रामकृपाल जी आपको दिख रहा है अभी तक का यह आंकड़ा है। कांग्रेस 102, सिंगल लार्जेस्ट, बीजेपी 96, पीछे उससे 6 सीटें, जेडीएस 24 और अन्य के खाते में 2। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय निरुपम, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, तनवीर अहमद, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जेडीएस के, रामकृपाल सिंह मेरे साथ है, अशोक वानखेड़े मेरे साथ है, तेजस्वी सूर्या मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सुपर डुपर लाइनअप है आज। रामकृपाल जी, आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। देखिए अमीश जी, अभी तक जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें से एक एग्जिट पोल है जो कांग्रेस को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहा है और एक एग्जिट पोल है जो बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहा है। बाकी सारे एग्जिट पोल जो हैं वो एक त्रिशंकु विधानसभा की तरफ ले जा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस 113 की मैजिक फिगर से नीचे रह जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। अल्टीमेटली जो वहां दिखाई देगा, लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट थी, लेकिन कांग्रेस के पास नंबर कम थे, लेकिन जेडीएस कांग्रेस के साथ गई नहीं, पिछली बार गई ना, और उसका नतीजा देख लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तब से पर जेडीएस में तो जो कुमारस्वामी को सीएम बनाएगा जेडीएस उसके साथ चली जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि इस आंकड़ों में जो 13 तारीख को आएंगे बहुत फेरबदल होने वाला। कारण बताऊं, जब एग्जिट पोल में नेक टू नेक फाइट की बात की जाती है तब मानिए कि मार्जिन बहुत सारे 25% सीटों में मार्जिन ऐसी होगी 1000 वोट की अमीश जी। और उनके बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा थी। उसका एक कारण होता है कि कांग्रेस का सर्टेन पॉकेट्स में
बहुत ज्यादा वो पोलिंग होती है और कांग्रेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है जीत का। लेकिन ओवरऑल जो इवनली बीजेपी के साथ क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड उसका वोट है। और इस बार जो इन्होंने बजरंगबली वाला जो खेल खेला था उसके पीछे बेसिकली ये था कि माइनॉरिटी वोट, साउथ मैसूरू में जो माइनॉरिटी वोट होता है वो अक्सर देवगौड़ा की तरफ जाता था वहां हमेशा से, और कांग्रेस की तरफ भी आता था। उसका लक्ष्य है कि वो माइनॉरिटी वोट डिवाइड होने के बजाय सीधे कांग्रेस तरफ आए। अगर वोट परसेंटेज हैवीली कांग्रेस तरफ गया है तो मैं आपको तय बता दूं कि जो मैं अभी देख रहा हूं कि इस बार बीजेपी का वोट परसेंट पिछली बार से थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मुझे पता चला है करीब करीब बराबर। और अगर बीजेपी का वोट परसेंट अशोक भी मेरे साथ तो सीटें बढ़ेंगी। देखिए आज विश्लेषण का दिन है इसलिए नेताओं के पास में बाद में जाऊंगा। अशोक वानखेड़े में सीधा आपका रुख करता हूं। एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल तो होते नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यहां एज दिखाई दे रहा है, बढ़त दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कोई एज है ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़त जरूर दिखाई दे रही है। टारगेट न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में भी 102 and 96। देखिए अमित जी, कांग्रेस स्टार्टिंग से ही कांग्रेस लीड ले रही थी। ओपिनियन पोल भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं लीड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर ये बजरंग दल वाला मामला जो आया सामने, उसमें एक मुस्लिम पॉकेट में ज़रूर कांग्रेस को वहाँ बढ़त मिलेगी, उसमें जेडीएस कटेगा, उसमें ज़्यादा खोने के लिए बीजेपी को कुछ नहीं था। लेकिन बाकी जगह जो लोग हिंदू के नाम पे या बजरंग दल के नाम पे यूनाइट करने का प्रयास किया, एक नया टेम्पो बनाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस यदि अड़ी रहती कि चलो हम बजरंग दल पे बैन ही लगाएंगे और जो आप कहते हो हम मान लेंगे, जो आप कहते हो जो आप कहते रहिएगा, लेकिन बाद में जो कांग्रेस ने थोड़ी बहुत लिपापोती करना शुरू कर दी कि हम गाँव में मंदिर भी बनाएंगे, हमारा बजरंग एक्सप्लेनेशन देने के मूड में जब पॉलिटिकल पार्टी आती है तो जो एक्सप्लेनेशन लेना शुरू कर देती है वो अपने पाले में उसको खेलती है और कई बार उसमें थोड़ा बहुत स्कोर कर जाती है। यदि ये कांटे की टक्कर होगी और कांग्रेस भी सबसे बढ़िया दल बन के सरकार नहीं बना पाई, ये कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बाद हुई विफलता है। मैनिफेस्टो के पहले कांग्रेस क्लियर कट एज में दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि ये 120 पार करके अच्छा, ये अपने एक सवाल जो बात रामकृपाल जी ने बोला कि यहाँ पर कई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, क्योंकि 40 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अधिकतर राज्यों में होती है, लेकिन कर्नाटक में बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर हार जीत 2-3 हजार 4 हजार के बीच में हो जाती है और इसका नंबर 50 से भी ज्यादा है। ऐसे में आपको लगता है इट विल बी अ क्लोज कंटेस्ट एंड नंबर्स जो 13 को होंगे उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा हमें, या फिर इसी तरह के नंबर्स आएंगे? व्हाट इज योर एनालिसिस? बड़ा नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है थोड़ा बदलाव भी दिखाई देगा। मैं एकदम ऐसा बोलता नहीं कांटे की टक्कर है, लेकिन यदि कांग्रेस को अभी ज़्यादा सीट है और यदि वहाँ पे एक यूथ है करीब करीब 32%, और जब हम गए तो हमने कई युवकों से बात की, उनको ना बजरंग दली से कोई मतलब है, ना उनको कुछ ही बात से मतलब है, उनको करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दो चीज़ें यदि ठीक हो जाए बेंगलोर कर्नाटक में, तो वो सोचते थे कि जो ये इसकी बात करेगा हम शायद उसका साथ देंगे। करप्शन से बहुत परेशान थे और लॉ एंड ऑर्डर से बहुत परेशान थे। That's the point. अशोक जी, अशोक मैं आपका रुख करूंगा। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्विंग कर गया तो जी, संजय निरुपम मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। संजय जी, अभिनंदन है आपका। एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, लेकिन एक कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। टारगेट महापोल जो न्यूज 18 इंडिया का है उसमें कांग्रेस को लगभग 102, बीजेपी को 94-95 के इर्द गिर्द सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त सफलता मिलेगी इस चुनाव में, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं खुद वहां 20 दिनों तक कर्नाटक में था और खासकर बेंगलोर सिटी और उसके आसपास बहुत घुमा हूं, लोगों के बीच बहुत मैंने एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बहुत ही बदनाम सरकार थी। बोम्मई जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे वो एकदम से करप्ट इमेज के साथ चुनाव में उतरे थे। मोदी जी ने चुनाव की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन हमेशा
जो राज्यों के चुनाव होते हैं वो राज्यों के मुद्दे पे होते हैं, और कांग्रेस ने बहुत कामयाबी से जो बुनियादी मुद्दे थे, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा हो या फिर आपकी महंगाई का मुद्दा हो, इन मुद्दों के ऊपर बहुत बढ़िया से फोकस किया और बड़ा आक्रामक हमारा चुनाव प्रचार था। हमारे पांचों नेताओं ने मुख्य तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, फिर राहुल जी, सोनिया जी, शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी, ये पांचों लोगों ने लगभग 30-30, 40-40 सभाएं ली, रोड शो किए और उनको बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। राहुल जी का जो रोड शो था उसमें तो मतलब समझ लीजिए कि हजारों क्या लाखों के आसपास लोग निकल के आते थे, 50,000, 75,000, 80,000 लोग निकल के आते और स्वयं स्फूर्त निकल के आ रहे थे लोग। तो ये कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त जोश था और उस जोश का नतीजा आने वाले दिनों में जो निकलेगा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हक में होगा। जो 5 गारंटी हम लोग जब ओपिनियन पोल कार्यक्रमों के जी, उन गारंटी का भी एक बड़ा असर है जी। निश्चित तौर पर जो 5 गारंटियां कांग्रेस ने दी उसका ग्रास रूट पे एक इंपैक्ट था और मैंने अपने विश्लेषण में चुनाव से पहले भी इस बात को बोला था। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें इस चुनाव के अंदर हमने देखी है। एक तो ओपिनियन पोल जब आ रहे थे तो कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन एग्जिट पोल आते आते और सेकंड ओपिनियन पोल आते आते कांग्रेस की बढ़त कम हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि बजरंग दल वाले विषय ने एक बड़ा सेटबैक दिया है कांग्रेस पार्टी को? और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में आप शब्द बोले गए, मुझे नहीं लगता बजरंगबली वाला मुद्दा कोई इतना बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि सबसे पहले कर्नाटक में हनुमान जी को कोई बजरंगबली बोलता ही नहीं। वहां आंजनेय करके, आंजनेय टेम्पल बोला जाता है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जो अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी। तो इस नाते बजरंगबली शब्द से बहुत ज्यादा लोग वाकिफ थे या उस नाम पे बहुत ज्यादा इमोटिव हो गए, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक दूसरी बात, बजरंग दल और बजरंगबली 2 अलग अलग विषय हैं। इसको भी हम लोगों ने एक जब बीजेपी की तरफ से बड़ा एक ऑफेंसिव कैंपेन शुरू हुआ तो इसको हम लोगों ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि बजरंग दल बजरंगबली नहीं हो सकते और बजरंगबली बजरंग दल नहीं हो सकते। तो बीजेपी ने जो हमेशा की तरह, खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो स्पिन करते हैं हमेशा किसी भी बात को लेकर के, उसको स्पिन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट, जैसे तटीय इलाकों में वो जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रांग है और वहां कम्युनल एजेंडा खूब तेजी से चलता है, वहां पर 19 सीटें, 19 में से 3 हमारे पास थे, 16 उनके पास थी। इस बार जो एक एग्जिट पोल आते हुए दिख रहा है कि उसमें 16 पर ही है, 16 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो, मतलब वो एजेंडा बहुत चला है। मेरा ऐसा नहीं माना। बेंगलुरु शहर में मोदी जी ने एक बड़ा रोड शो किया, 2 रोड शो किया, लेकिन उसमें वहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं। जी, हम उन नंबर्स पे भी आएंगे, लेकिन अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर। जी अशोक, यू वांट टू से समथिंग टू संजय निरुपम जी क्विकली, देन आई विल गो टू जेडीएस। नहीं, ऐसा नहीं होता। बजरंगबली ये हनुमान जी के साथ जुड़ा जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वह कर्नाटक में अंजनियाँ कहते हैं तो वहाँ बजरंग लोगों को पता नहीं। बजरंग दल है, बजरंग दल का वहाँ बहुत एक्टिविटी है, बजरंग दल बहुत स्ट्रांगली बोलता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में बजरंग तो नहीं आता, हनुमान चालीसा कहते हैं, बजरंगी चालीसा तो नहीं कहते। लेकिन हनुमान, बजरंगी, बजरंग और पवनसूत, केसरी नंदन, ये सब हनुमान जी के नाम है, लोग समझते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस इशू ने कांग्रेस को तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए मजबूर किया कि हम ये नहीं करते, हम वो कहना चाहते हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं। ये जब बोलना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को तो समझ लेना कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कन्फ्यूजन शुरू हो गया है। ये लूज बॉल दिया था। अब बीजेपी को ये कह के कि इन्होंने स्पिन किया, वो तो राजनीति है, वो तो करेंगे। जब लोगों ने इंदिरा गांधी को बोला इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा जी ने बोला बताओ मुझे हटाने की बात करते, मैं गरीबी हटाने की बात कर रही हूँ। तो गरीबी हटाओ का नारा देखिए, इंदिरा हटाओ का नारा उन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो वो भी उन्होंने परसेप्शन बनाया। तो मोदी जी भी परसेप्शन बनाते। राजनीति में थोड़ा लूज बॉल हो जाता है तो आपको तकलीफ होती है। नरेंद्र मोदी को साफ कहने के बाद आपने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ यदि गलती किसी को बुरा लगा हो तो। 2 दिन बाद उनका बेटा नालायक कहता है, तो फिर लोग भी समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पास जो ओरिजिनल मुद्दे थे, जो 5 गारंटी स्कीम थी, उसी पे कांग्रेस पूरी तरह से रही। जी संजय निरुपम, शार्प रिप्लाई, लेकिन बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु साउथ में क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कांटे की टक्कर है कि नहीं ये तो 13 मई बताएगी। लेकिन इस समय कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, लेकिन बढ़त होती है एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं फिर बोल रहा हूं नतीजे 13 मई को आएंगे, एग्जैक्ट पोल वही होगा, लेकिन कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। सुधांशु त्रिवेदी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या हिमाचल के बाद कर्नाटक भी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के?
देखिए, जो अभी आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये यद्यपि हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु एक बात बहुत आप स्पष्ट रूप से देखिए कि जब 2-3 महीने पहले विषय शुरू हुआ था, चुनाव से 2-3 महीने पहले, तो इस प्रकार के ओपिनियन सर्वे आ रहे थे जैसे कांग्रेस बहुत क्लियर कट लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद उत्तरोत्तर जो जो चुनाव आगे बढ़ा, तो पार्टी की सक्रियता, पार्टी की गतिविधि, प्रधानमंत्री जी का दौरा, केंद्रीय नेताओं के दौरे, उनकी लोकप्रियता, अब आप दिखा रहे हैं कि बहुत नजदीकी मामला है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा आपके जो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे कि यदि वह प्रतिशत मत का भी बता दें, क्योंकि स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है, उसमें यदि वो 1.5% जाता है दोनों तरफ तब तो फिर बात वही रहती, पर यदि किसी एक की तरफ 2%, 1% जाता है तो उसका क्या प्रोजेक्शन होता है। क्योंकि पिछली बार भी यदि आपको याद हो तो हमें 36% वोट मिले थे और हमारी सीटें आई थी अधिक, और कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, उनकी सीटें आई थी कम। और ये भी मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि पिछला कर्नाटक का चुनाव या हाल में संपन्न हुए गुजरात या उत्तर प्रदेश के चुनावों में एग्जिट पोल्स ने जितना प्रोजेक्ट किया, एग्जैक्ट पोल में भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक सीटें मिली। तो हम यह बात मानते हैं। सुधांशु, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। सुधांशु, मैं डिफरेंशिएट करूंगा आपसे इस बात के ऊपर, और उसका एक बड़ा कारण है। एक ट्रेंड बता देता है एग्जिट पोल। ट्रेंड के अंदर अधिकतर मैंने बाकी चैनल्स के भी एग्जिट पोल्स को प्ले किया। इट इज नॉट ओनली टारगेट महापोल, आई प्लेड ऑल द चैनल्स ऑल्सो जो कि जिनका एग्जिट पोल अवेलेबल है। कांग्रेस को एक एज दिखाई दे रहा है और ट्रेंड जो है वो एक क्लोज फाइट का ट्रेंड बन रहा है। इसमें मैं कोई इफ एंड बट नहीं करता, लेकिन ट्रेंड में कांग्रेस को बढ़त है। तो अगर ये कांग्रेस का ट्रेंड 102 से 108 पे चला जाता है देन, या 112 पे चले जाता है देन, ये जो अमीश जी आप कह रहे हैं, मैं भी आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं जी। मैं भी आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं कि 3-4 महीने पहले का जो ट्रेंड था उसमें भाजपा को बहुत पीछे दिखाया जा रहा था। अब ओपिनियन पोल्स में भी भाजपा को पीछे और कांग्रेस की क्लियर कट सरकार दिखाई जा रही थी। अब एग्जैक्ट पोल तक आते आते नजदीक हो गया, तो ट्रेंड यह है कि कांग्रेस बहुमत से थोड़ा पीछे और भाजपा काफी पीछे से काफी नजदीक तक आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मैं यह आशा करता हूं कि यह ट्रेंड उसी दिशा में आगे जाकर जब एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होगा तो हम कांग्रेस से आगे जाके स्पष्ट बहुमत की दहलीज को पार कर चुके होंगे। जी, एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है, एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है, और मैं वो अब बता दूं, वो बेंगलुरु साउथ का आंकड़ा है और जन की बात पोल का वो आंकड़ा है। हैदराबाद कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को 24 मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को 15 मिलती हुई दिख रही है। अब बेंगलुरु रीजन के अंदर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ये जन की बात का पोल है। 17 भारतीय जनता पार्टी को, 15 कांग्रेस को। कोस्टल कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को पिछली बार कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 4 और बीजेपी को 15 मिलती हुई दिख रही है। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हो सकता है। यह मैं आपको बता दूं, 40% के इर्द गिर्द कांग्रेस का वोट शेयर, बीजेपी अराउंड 39%। 1% कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हमेशा ऐसा नहीं होता। कर्नाटक में अधिकतर कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा आता है, लेकिन बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है 110 सीटों के साथ। येदियुरप्पा फैक्टर कितना हावी होगा बीजेपी के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। संजय निरुपम, इस बार कांग्रेस के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि येदियुरप्पा सीएम कैंडिडेट नहीं थे, और सिद्धारमैया जो कि इक्वली पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े पॉपुलर नेता हैं वो वहां के, लेकिन इस बार येदियुरप्पा सामने नहीं थे। ये भी कांग्रेस के लिए प्लस फैक्टर है। हाँ, येदियुरप्पा जी को जितना मतलब खुल के काम करना चाहिए था उतना काम करते दिखे नहीं। येदियुरप्पा जी की नाराजगी कितनी थी वो तो बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके पूरे हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को इस पूरे कैंपेन में झोंक नहीं पाए हैं। येदियुरप्पा जी लिंगायत समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं और लिंगायत समाज का पूरा वोट पोलराइज करने वाले रहे, लेकिन मध्य कर्नाटका जहां से वो खुद आते हैं, शिमोगा वगैरह जो एरिया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल गई और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। तो 3 इनके क्षेत्र हैं, एक तटीय इलाका इनका बड़ा स्ट्रांग एरिया है, फिर मध्य कर्नाटका और उसके बाद बेंगलुरु एरिया। तीनों जगह में से जहां तटीय इलाका है वहां पर बीजेपी आज ज्यादा दिख रही है। बाकी दोनों जगह हैं, खासकर जहां इनका प्रभाव है येदियुरप्पा जी का, वहां पर ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही है। अब बेलगांव वाला जो एरिया है, जिसको हम महाराष्ट्र कर्नाटका या मुंबई कर्नाटका
क्या कहते हैं, वो अब आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि उसको वहां पर क्या माहौल है। तो येदियुरप्पा जी कहीं ना कहीं बैक फुट पे थे या बैक सीट पे थे और मोदी जी ने पूरी कमान संभाल ली थी। बोम्मई खुद एक लिंगायत नेता है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो इतने बदनाम हो गए थे कि उनकी वजह से लिंगायत वोट शायद कंसोलिडेट नहीं हो पाया। तो तीसरी बात, हमारी तरफ से जो सिद्धारमैया और शिवकुमार और खड़गे जी, इन तीनों का जो प्रचार था, इन तीनों की जो के लिए जो एक इन तीनों की लोकप्रियता थी, उसका एक जबरदस्त असर दिख रहा था चुनाव प्रचार में और उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बड़ा जबरदस्त था। एक रिएक्शन ले लेते हैं, तरीके से 40 एक सभाएं ली जी, 40 एक सभाएं नहीं खड़गे जी, शिवकुमार भी एक बहुत एग्रेसिव तरीके के नेता हैं और बहुत अच्छे कांग्रेस के पास बैटरी ऑफ लीडर्स, सिद्धारमैया एक बहुत पॉपुलर है। नहीं, कांग्रेस के पास एक बैटरी ऑफ लीडर्स, सिद्धारमैया भी एक बहुत ही पॉपुलर नेता है। एक सवाल सुधांशु आपसे बनता है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास नहीं है, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र बहुत पॉपुलर नेता है वहां पर युवाओं के बीच में, उनको हेलीकॉप्टर बीजेपी ने दे रखा था बाकायदा प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है फर्स्ट इलेक्शन विदाउट येदियुरप्पा उसका एक नुकसान है, हो सकता है संभावित नुकसान सुधांशु? और कांग्रेस की जो कलेक्टिव लीडरशिप है, जो बीजेपी डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रही थी कि डीके और सिद्धारमैया में नहीं बन रही है, डीके और सिद्धारमैया में नहीं बन रही है, लेकिन कांग्रेस ने उसको थोड़ा मैनेज करा, पॉलिटिकली मैनेज करा या फिर इमोशनली मैनेज करा, दैट इज अप टू द कांग्रेस, बट दे मैनेज्ड इट टिल इलेक्शंस। देखिए, पहली बात, मैं संजय निरुपम जी की बात से थोड़ा मतभेद रखूंगा। ग्रेटर बेंगलुरु हमारा बहुत मजबूत क्षेत्र नहीं रहा है। पिछली बार भी हमें 11 ही सीटें मिली थी, 11-12 सीटें, और 2013 में भी देख लें हमें उससे भी कम सीटें मिली थी। अगर हम वहां इंप्रूव कर रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। दूसरा, मेरा यह मानना है कि येदियुरप्पा जी हमारे स्थापित नेता 25 वर्षों से हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं थी, और 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है वो प्रशंसनीय है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं था कि अचानक खड़गे जी 10 वर्ष पूर्व कर्नाटक की राजनीति में नजर नहीं आते थे, परंतु इस समय अध्यक्ष बने तो वो महत्वपूर्ण नजर आने लगे। अब यहां पर मैं एक और बात दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। ये जो फिगर आपकी दिख रही ना कि 102 कांग्रेस, यदि इसको, मुझे लगता कांग्रेस के अंदर ही एक धड़ा होगा जिसको लगता होगा यही फिगर रहे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। अब वो कौन हो सकता है, ये तो मेरे विचार से आपके विद्वान विश्लेषक लोग बैठे हुए हैं, मतलब वानखेड़े जी भी हैं और बाकी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक तो चाहेगा कि क्लियर कट 112 के ऊपर हो जाए, वो होना नहीं है, क्या होना वो तो जी, मैं एक और पर्सपेक्टिव, मगर एक के दिल की तमन्ना जरूर हो सकती थी। जी, मैं जेडीएस का रुख कर लेता हूं, काफी देर से वो भी आंकड़े पे अटक जाए ताकि उनकी लॉटरी लग सके। जी, जेडीएस का रुख करता हूं। जेडीएस के नेता हैं तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब, क्या आपको लगता है कि बजरंग दल इफेक्ट देखने को मिल रहा है इलेक्शन के अंदर या नहीं देखने को मिल रहा एज पर एग्जिट पोल्स? हालांकि जेडीएस को जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसके अराउंड एग्जिट पोल का नंबर आ रहा है? दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। पहली बात तो मैं बता दूं कि हिंदू धर्म का जितना भी ज्ञान है हम साउथ इंडियंस के पास है, क्योंकि हिंदू धर्म के 3 विशेष द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सारे हम साउथ इंडिया से निकले हुए हैं। मैं संजय निरुपम जी से कह रहा हूं कि हम बजरंगी को भी जानते हैं और हनुमान को भी जानते हैं, आंजनेय को भी जानते हैं। दूसरी बात, डिनाई नहीं कर सकते कि बजरंग दल और बजरंगी का जो इफेक्ट है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे गांव में जब मैं कैंपेन करने गया तो जो लेडी मेरे यहाँ काम करती है, और जब उसको मैंने बोला तो वो लेडी ने कहा कि कांग्रेस आएगी तो हनुमान टेम्पल को क्लोज कर दिया जाएगा, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करूंगी। ये इतना डीप पेनिट्रेटेड थे बीजेपी वाले और आरएसएस वाले और खास तौर से बजरंग दल वाले। इसका इम्पैक्ट रहा है, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं खुश हूं कि आप एटलीस्ट हमें 24 दिखा रहे हैं, कि पिछली बार तो आप लोगों ने जब एग्जिट पोल आया था हमें 18 दिखाया था और हम 38 पे आए थे, इसलिए इस बार आप 24 दिखा रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के तमाम पार्टियों को बोल रहा हूं, ये आंकड़े पोस्टर देते हैं, हम सिर्फ दिखाते हैं ये, और हम सिर्फ आंकड़ों को दिखाते हैं, इसलिए कभी सुधांशु जी गर्दन पकड़ते हैं हमारी, कभी संजय जी पकड़ते हैं, कभी आप लोग पकड़ते हैं, लेकिन आप सबका समान है, लेकिन ये पोस्टर्स के आंकड़े होते हैं। लेकिन ओके, यू मेक योर पॉइंट सर। अमित जी, जैसे नमक के बगैर कोई खाना नहीं बनेगा, हमारे बगैर कोई सरकार भी नहीं बनेगी। ये मैं उम्मीद दिलाता हूं मैं आपको। आप 18 मई को कर्नाटका में आइएगा, देवेगौड़ा जी का बर्थडे है,
और मैं फ्रंट रो में, अब मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं कि फ्रंट रो में आपको मैं इंटरव्यू भी दिलाऊंगा। जब हम अगरचे सब कुछ ठीक गया तो प्रमाण वचन भी होगा, मैं आपको फ्रंट रो में सीट दिलाऊंगा। ये जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सुधांशु जी और मैं, हमारे कांग्रेस के संजय निरुपम जी बेंगलुरु आए थे, मैं जानता हूं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। बट इन आंकड़े और सच्चाई दोनों में बहुत तफरीक है, फर्क है। और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली जेडीएस की सरकार, जेडीएस में सरकार बनेगी, जेडीएस के तरफ से सरकार बनेगी। और हम किसके साथ बनाएंगे, डेफिनेटली आपने जो बात बोली, और मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं ब्रेक के बाद सीधा आप ही के पास दोबारा आ रहा हूं, और क्योंकि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे कांग्रेस 100 हो जाए, चाहे बीजेपी 90 हो जाए, लेकिन जेडीएस सरकार बनाएगी। ये होता है कॉन्फिडेंस व्यूअर्स, ये होता है जबरदस्त कॉन्फिडेंस। क्यों रामकृपाल जी, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद उसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, एक नए आंकड़े के साथ हमारे रेडियो स्टेशन पर इमरान खान के विरोध में खबरें बताई जा रही थी। और इन सब के अलावा एक और तस्वीर पेशावर से सामने आई। आरोप यह है कि वहां पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की। और जो वीडियो सामने आया उसमें इमरान खान के समर्थक विधानसभा भवन को पत्थरों से निशाना बनाते नजर आए। विधानसभा की दूसरी साइड में आग लगा दी गई। आरोप है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे विधानसभा भवन की खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी चोटिल हुए हैं। और वहीं पाकिस्तान में लगी आग की एक और तस्वीर फैसलाबाद से भी सामने आई, जहां पर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के दफ्तर पर पत्थरबाजी और गोलीबारी की गई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। लोग सड़कों पर भागते नजर आए, तड़ातड़ गोली चलने की आवाजें सुनाई देने लगी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस दौरान इमरान समर्थक सड़कों पर पत्थरबाजी भी करते दिखाई दिए। बताया गया कि पाकिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इमरान खान के समर्थकों के निशाने पर आ गई है। इमरान खान के समर्थकों ने आईएसआई को इमरान की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार मानते हुए वहां जमकर तोड़फोड़ की और पूरे दफ्तर को कबाड़ में बदल दिया। और वहीं पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी के बाद से ही शहर के शहर जल रहे हैं। नियाजी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचाया हुआ है। इसी कड़ी में पाकिस्तान से आए एक वीडियो में एयरफोर्स का एक प्लेन आग की लपटों में जलता नजर आया और पूरा प्लान आग की लपटों में राख हो गया। कुछ ही मिनटों में प्लेन का पुर्जा जल गया और प्लेन से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया। आरोप लगाया जा रहा है कि इसे भी इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के ये विमान मियांवाली बेस पर खड़ा था, जहां पहुंचकर इमरान खान के समर्थकों ने काफी नुकसान पहुंचाया। और कुछ उसी तरह कराची में भी हंगामा जारी है। वहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से सड़कों पर उतरे लोगों ने तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि वहां पर हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ इसी तरह के हालात पेशावर में भी हैं। वहां विधानसभा भवन में जमकर पत्थरबाजी की गई। आरोप है कि वहां भी इमरान खान के समर्थकों ने आगजनी की। इसके साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में सुरक्षा बल के साथ इमरान खान के समर्थकों की झड़प की खबरें भी आईं, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात नहीं संभले तो पाकिस्तान में इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। और उधर इमरान खान और उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को सही बताया है। मतलब इमरान खान को अभी जेल में ही रहना होगा। आज उन्हें एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई शहर जल रहे हैं। रावलपिंडी, पेशावर, कराची, लाहौर और केट्टा समेत पाकिस्तान के कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में पत्थरबाजी के साथ साथ जमकर तोड़फोड़ भी की गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि लाहौर में इमरान के कुछ समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के एक कमांडर के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। आरोप है कि वहां घुसकर कुछ लोगों ने आग भी लगा दी है। और इन सब के बीच पाकिस्तान में हो रही हिंसा का असर वहां के छात्रों के ऊपर भी पड़ा है। कई शहरों में बवाल को देखते हुए पाकिस्तान में स्कूल बंद करने का फैसला किया गया, जिसमें सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में फिलहाल सिर्फ बुधवार को ही स्कूल बंद रखने की बात कही गई है, लेकिन जिस कदर पूरे पाकिस्तान में बवाल और हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे उम्मीद नहीं है कि वहां अगले कुछ दिनों तक स्कूल खुल पाएंगे, जिसका असर वहां के छात्रों पर पड़ना तय है। क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और आगजनी करते दिखे। और वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कनाडा में भी विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लेकर समर्थकों ने प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द इमरान खान की रिहाई की मांग की गई।
इसके लिए कनाडा के टोरंटो में पीटीआई के समर्थक जमा हुए, जिसमें महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। इसके साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तान का झंडा भी थामे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने कनाडा में अलग अलग जगहों पर इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही इमरान की रिहाई वाले होर्डिंग भी लहराए। और इधर इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के रहने वाले लोग जमा हो गए और उन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट में घुसकर इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने का जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने जारी किया, जिसमें न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इमरान समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में बैनर लेकर पीटीआई प्रमुख के समर्थन में नारा लगाते दिखाई दिए। और इधर इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद अमेरिका ने भी इस पूरे हालात के ऊपर नजर बनाए हुई है और पाकिस्तान में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल पर सजग है। इसी बीच इमरान खान की गिरफ्तारी पर व्हाइट हाउस की ओर से प्रतिक्रिया आई, जिसमें कहा कि अमेरिका किसी एक नेता या पार्टी का समर्थन नहीं करता है और न ही वो किसी भी देश के अंदर के झगड़े पर कोई रुख रखता है। व्हाइट हाउस की माने तो वो दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून के शासन का सम्मान करने का आह्वान करता है। और इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मचा घमासान लंदन तक पहुंच चुका है। आरोप यह है कि लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पीटीआई कार्यकर्ता लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जमा हो गए और इमरान खान के समर्थन में नारे लगाने लगे। वहीं वहां मौजूद इमरान खान के समर्थकों ने शहबाज सरकार का विरोध भी किया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक अशांति का हवाला देते हुए ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और अपील है कि पाकिस्तान जाने वाले सभी लोग अपनी यात्राएं कुछ दिनों के लिए रद्द कर दें, क्योंकि वहां अभी हालात ठीक नहीं है। असल में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरा पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल उठा है। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह बवाल जारी है। पाकिस्तान के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में दूसरे देशों को भी अपने नागरिकों की सुरक्षा का डर सताने लगा है। और बड़ा अपडेट यह है कि पाकिस्तान के बेकाबू हालात के ऊपर भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई है। उसने भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार बवाल से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान भारत सीमा पर कोई नापाक हरकत कर सकती है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना पाकिस्तान के हालात और वहां की हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बलों की ओर से कड़ी निगरानी कर दी गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी इस्लामाबाद में भी इमरान समर्थक जमकर बवाल काटते दिखे, जिसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया। दावा किया गया कि इमरान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में प्रदर्शन किया और दंगे जैसी स्थिति पैदा कर दी, जिसकी वजह से वहां धारा 144 लागू की गई। वहीं इस्लामाबाद पुलिस ने आईजी के हवाले से बयान जारी किया और कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्हें एक रियल एस्टेट कंपनी से अरबों रुपये मिले हैं। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके हैं। इमरान खान के समर्थक और वहां की पुलिस अब आमने सामने आ चुकी है। हालात को संभालने के लिए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, ताकि हालात और खराब न हो जाएं, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में मोबाइल ब्रॉडबैंड को निलंबित कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट बंद हो गए। दावा है कि सबसे पहले पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, फिर उसके बाद लाहौर के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। वहीं जब पाकिस्तान के कई शहरों से हिंसा और प्रदर्शन के मामले सामने आने लगे तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि इंटरनेट सेवाएं कब तक बंद रहेंगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और उधर पेशावर में पाकिस्तान के एक रेडियो स्टेशन को इमरान खान के समर्थकों ने निशाना बनाया। गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने रेडियो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरा रेडियो स्टेशन भीषण आग में जलने लगा। रेडियो स्टेशन में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ी हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। इस रेडियो स्टेशन पर इमरान खान के समर्थकों ने अपना गुस्सा इसलिए उतारा क्योंकि उन्हें इस बात से नाराजगी थी कि उस रेडियो स्टेशन पर इमरान खान के विरोध में खबरें बताई जा रही थी। और इन सब के अलावा एक और तस्वीर पेशावर से सामने आई। आरोप यह है कि वहां पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की। और जो वीडियो सामने आया उसमें इमरान खान के समर्थक विधानसभा भवन को पत्थरों से निशाना बनाते नजर आए।
विधानसभा की दूसरी साइड में आग लगा दी गई। आरोप है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे विधानसभा भवन की खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी चोटिल हुए हैं। और वहीं पाकिस्तान में लगी आग की एक और तस्वीर फैसलाबाद से भी सामने आई, जहां पर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के दफ्तर पर पत्थरबाजी और गोलीबारी की गई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। लोग सड़कों पर भागते नजर आए, तड़ातड़ गोली चलने की आवाजें सुनाई देने लगी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस दौरान इमरान समर्थक सड़कों पर पत्थरबाजी। और इस समय की बड़ी खबर, एग्जिट पोल के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कर्नाटक चुनाव पे टारगेट महापोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, 132 सीटें, लेकिन बीजेपी उससे ठीक पीछे 96 सीटों के साथ 95 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। जेडीएस का आंकड़ा 24 सीटों का हो सकता है। ये इस समय की बड़ी खबर है। टारगेट कर्नाटक चुनाव पे टारगेट महापोल का आंकड़ा कह रहा है कांग्रेस को बढ़त सबसे ज्यादा सीटों के साथ, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। इस समय हम ये कह सकते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मैं आपको बता दूं इस समय का जो बड़ा आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि बेंगलुरु शहर के अंदर एक्सिस माई इंडिया का पोल कह रहा है कि कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 10। ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है बीजेपी के लिए। बेंगलुरु सिटी के अंदर बीजेपी अगर लूज कर रही है सीटें तो ये बड़ी दिक्कत की बड़ी बात हो सकती है। लेकिन करावल क्षेत्र, इसी के साथ करावल क्षेत्र के अंदर बीजेपी को अंदर यानी जो तटीय इलाका होता है वहां पर बहुत बड़ी बढ़त, अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी 16, कांग्रेस 3 के साथ सिमट सकती है। यानी बीजेपी रूरल इलाकों में गेम कर रही है। ऐसा लग रहा है बीजेपी का जो गेन आ रहा है बड़ा, वो रूरल इलाके से आ रहा है क्या, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शहर की सीटों में बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन रूरल इलाके की सीटें में बीजेपी आगे बढ़ सकती है। जो आंकड़ा अभी तक कह रहा है, ये जो समीकरण है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सीधा रुक करूंगा, मेरे तो संजय निरुपम भी है, सुधांशु भी है। जो बात जेडीएस के प्रवक्ता ने बोली कि सरकार तो हम ही बनाएंगे और हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात तो सच है। सुधांशु त्रिवेदी और संजय निरुपम, पहले संजय जी आप ही दे दीजिए 40 सेकंड में जवाब। जेडीएस कह रही है कि हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, सरकार हम बनाएंगे, और उनका कहना है बजरंग बली फैक्टर काम किया है बीजेपी के लिए। ठीक है, वो दावा कर सकते हैं। अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जेडीएस बहुत ज्यादा कर्नाटक के मतदाताओं की पसंद के तहत था। हाँ, जेडीएस का एक अपना वोट बैंक है, वो काफी धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है, और इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी नीचे जाएगा और उस हिसाब से उनकी सीटों की संख्या भी घट सकती है। हाँ, जेडीएस इस उम्मीद में हमेशा रहेगी कि एक हंग किस्म की असेंबली हो और उसमें बगैर उनके कोई सरकार न बनाए, लेकिन कर्नाटक के मतदाता बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कम्युनल कैंपेन था, उस कैंपेन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया है। और कांग्रेस पार्टी का जो एक ग्रासरूट से जुड़ा हुआ कैंपेन था, एकदम स्थानीय मुद्दों से जुड़ा जो कैंपेन था, उस कैंपेन को उन लोगों ने पसंद किया, और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी 130 से आगे जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कांग्रेस पार्टी 130 से आगे जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं 70 सीट पे जाकर सिमट जाएगी, और उसके बाद अगर 70 सीटों से आगे बढ़ती है तो जेडीएस पर 10-15 के आसपास रह जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इस हिसाब से जेडीएस का जो एक ख्वाब है, जिसको कहते हैं एक शेख चिल्ली का ख्वाब, वो ख्वाब पूरा नहीं होने वाला है। इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से एक सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं, जेडीएस से अगर समर्थन लेने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस लेगी कि नहीं लेगी? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, और इस बारे में आगे का जो फैसला होगा कांग्रेस के अध्यक्ष तय करेंगे और वहां के राज्य की इकाई तय करेगी। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरा ऐसा अनुमान है और पार्टी ऐसी उम्मीद कर रही है कि एक बहुत ही स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को देने का मूड कर्नाटक के मतदाताओं के मन में था और वो दिख रहा था हम लोगों को। आप सपने क्यों देख रहे हैं तनवीर भाई? कांग्रेस कह रही है कोई सवाल ही नहीं है, कांग्रेस सरकार बनाएगी, और आप क्यों सपना देख रहे हैं और मुझे भी सपना दिखा रहे हैं फ्रंट रो में बिठाऊंगा? मैं तो संजय निरुपम जी का बड़ा आदर करता हूं। वो जब पहले एक तेज तरार प्रवक्ता थे, हमने उनसे कैसे बात करना है उनसे सीखा है, तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। बट संजय साहब, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज।
और मैं पूरी मुझे हिंदी नहीं आती है, नम्रता पूर्वक और जितना आदर से बात कर सकता हूं, मैं इतना कहूंगा कि ये हमारी मगरूरी नहीं है। कर्नाटक की जनता चाहती है, कर्नाटका की जनता चाहती है कि एक आंख रखने वाला हो जो किसानों का मुद्दा इन दोनों नेशनल पार्टीज के पास समक्ष रखे। और कर्नाटक की जनता बहुत अक्लमंद है, जैसे आपने बताया कि वो हमेशा हमें क्यों लेकर आकर दोनों के बीच में बिठाती है, इसलिए नहीं कि वो आपका गेम खराब करना चाहती है, इसलिए कि वो जानती है कि आप दो पार्टी में एक पार्टी को अगर संपूर्ण रूप से इख्तिदार दे दिया जाए तो यहां पर जो 40% कमीशन हुआ और गुंडूराव साहब के वक्त में जिस तरीके का करप्शन हुआ, बंगारप्पा के वक्त जिस तरीके का करप्शन हुआ, दोनों नेशनल पार्टीज इसके लिए जानी जाती है। इसलिए दोनों को चेक करने के लिए कर्नाटक की जनता हमें बीच में बिठाती है ताकि आप दोनों के बीच में बैठकर कर्नाटक की फलाह व बहबूदी के बारे में बात करें। और रही बात हम किसके साथ जाएंगे, कौन है, क्या है, किधर है, हमारे पास डीके शिव कुमार साहब भी पार्टी के साथ टच में हैं और बीजेपी से भी जिसको टच में रहना है। बट बड़ी खबर दे रहे हैं कि डीके शिव कुमार का क्लियर नाम ले रहे हैं कि डीके शिव कुमार टच में, और बीजेपी से भी जिसको टच में रहना है वो है। बीजेपी वाले का भी नाम ले दीजिए। अरे मैं बीजेपी के नाम एक क्या है, कर्नाटक की जनता में एक आदमी बड़ा ख्वाब देख रहा है, डीके शिव कुमार सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ। बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का क्या है कि बीजेपी में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक की जनता नहीं चुनती और लेजिस्लेशन नहीं चुनती, ऊपर से टपकते हैं, तो पता नहीं कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का सपना देख रहे हैं। इसलिए मैं बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो डेफिनेटली टच में है, मेरे टच में है, पार्टी के टच में है, डेफिनेटली टच में है। बट हम कर्नाटका की जनता के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या करना है। अगर नहीं देखिए, अब हमें भी पता है किसके पास जाएंगे और किससे पूछेंगे, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अशोक जी वेट कर रहे हैं कि उनको बोलने का मौका मिले तो वो बताएं कि किससे पूछा जाएगा, किससे टच करा जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी वांटेड टू, आप जरूर कमेंट करना चाहेंगे। सुधांशु जी देखिए, खेल तो खुला है और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। लेकिन कर्नाटक के अंदर हो सकता है कि और स्लैंग चलता हो, आई डोंट नो दैट। बट माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सुधांशु जी इज दिस कि जी सुधांशु जी, कि क्या आपको लगता है कि गेम इज ऑन? देखिए, आपने खुला खेल फर्रुखाबादी कहा, मगर तनवीर भाई ने तो राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, उन्होंने तो डीके का नाम ही ले लिया। मतलब उन्होंने तो राज का पर्दाफाश ही कर दिया है। और मुझे याद आता है कि अभी संजय निरुपम जी जेडीएस को जिस ढंग से साइडलाइन कर रहे थे, अगर देखा भी जाए तो इस चुनाव में जो भी कम्युनल एजेंडा कांग्रेस लाई वो जेडीएस को नुकसान पहुंचाने के लिए था। पिछले चुनाव में भी याद करिए, जेडीएस को बीजेपी के लेकर क्या क्या बातें बोलते थे, परंतु उसके बाद क्या हुआ, तब जाके जेडीएस से तुरंत हाथ मिलाने को तैयार थे। और याद करिए अमित जी, अभी मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले सेंटेंस पे क्या बोला था कि ये जो 102 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, यद्यपि हम इससे सहमत नहीं, मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, परंतु ये आंकड़ा देखकर कांग्रेस के कुछ नेताओं के मन में बहुत लड्डू फूट रहे होंगे। अब वो बात कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सामने भी आ गई। मगर मैं तनवीर जी की बात में संशोधन कर दूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक की जनता नहीं तय करती है। मान्यवर, 2004 में हम पहली बार 80 सीटों के साथ आए थे जब हम सरकार बनाने की दौड़ में आए थे, तब भी येदियुरप्पा जी प्रोजेक्टेड थे। 2008 और 18 दोनों में हमने सरकार बनाई है येदियुरप्पा जी को आगे रख के, और येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में लेकिन वही डिफरेंस है इस बार। येदियुरप्पा इज नॉट ऑन फोर फ्रंट, दैट इज द क्या वही गेम चेंजर हो रहा है। तेजस्वी सूर्या मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय बेंगलुरु से सीधा, और हमारे पास कुछ आंकड़े आ गए हैं बेंगलुरु के, वो आंकड़े भी प्रेजेंट कर लेते हैं। तेजस्वी, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई मेट यू 2 days बैक एट द एयरपोर्ट। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू तेजस्वी सूर्या इज दिस कि क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के अंदर 40 साल पुराना रिवाज, यानी जो 40 साल वाली हिस्ट्री है, वो बदल नहीं पा रही है? क्योंकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक अ स्लाइट गेन फॉर द कांग्रेस, यानी कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। सर, मेरे पास भी आज जितने भी एग्जिट पोल्स पब्लिश हुए हैं, उन सभी एग्जिट पोल्स मेरे सामने हैं, और
इन सभी एग्जिट पोल्स में एक कंसिस्टेंसी नहीं है। 2-3 एग्जिट पोल्स बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रही है, 3-4 एग्जिट पोल्स कांग्रेस को बहुमत दे रही है और 3-4 एग्जिट पोल्स एक हंग असेंबली प्रेडिक्ट कर रही है। सो एक स्पष्ट हम कह सकते हैं कि द एग्जिट पोल्स हैव नॉट कैप्चर्ड द राइट इमेजिनेशन, द राइट आंसर ऑफ द पब्लिक, राइट मूड ऑफ द पब्लिक। मैं पिछले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से लगातार जमीन पे काम कर रहा हूं। 50 से ज्यादा अधिक क्षेत्रों में मैं काम किया हूं और आज भी इस कार्यक्रम में आने से पहले अपने बूथ में जितने कार्यकर्ता बैठे थे, कई सारे इलाकों में ऐसे बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर उनसे रिपोर्ट मांगकर मैं यहां आया हूं और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 13 मई को भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। जी, एक बात की तो मुझे खुशी है, लोकसभा में जब आपसे बात हुई थी तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आपकी हिंदी बेटर हो रही है। दैट इज अ गुड, ये अच्छी बात है। तेजस्वी, माय अनदर क्वेश्चन टू यू इज कि आपको लगता है कि बीएस येदियुरप्पा को जिस तरह से इस बार वो फोर फ्रंट में नहीं थे, यानी वो सीएम कैंडिडेट नहीं थे, उसका एक खामियाजा उठाना पड़ रहा है? और मैं बेंगलुरु सिटी के कुछ आंकड़े देख रहा हूं, एक्सिस माई इंडिया का पोल है, वो कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 10 सीट्स दे रहे हैं आउट ऑफ 28, और आप वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। भाई साहब, येदियुरप्पा जी के जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपके जो एनालिसिस है कि येदियुरप्पा जी फोर फ्रंट में नहीं थे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस चुनाव में मैक्सिमम कैंपेनिंग एक नेता ने किया है तो कर्नाटका में वो येदियुरप्पा जी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रैलीज येदियुरप्पा जी के ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड शोज येदियुरप्पा जी के ही है, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग इनपुट्स जो भी पार्टी ने लिया वो येदियुरप्पा जी के लिया। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, हर प्रकार में, हर चुनाव के इन्वॉल्वमेंट में, क्या चुनाव के वर्क में, चुनाव के काम में येदियुरप्पा जी के बहुत बड़ा योगदान इस बार चुनाव में भी है। सो इट इज वेरी रॉन्ग टू से दैट येदियुरप्पा जी का रोल नहीं था और फोर फ्रंट में नहीं थे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस बेंगलोर के सवाल है, मैं आज आपको कह सकता हूं, आज अपने बूथ लेवल में जो टेबल पे बैठे थे कार्यकर्ता, वो मुझे बता रहे थे कि जितने भी सीट्स में हम सी कैटेगरी सीट्स में थे, हम ट्रेडिशनली जिस सीट्स में हम वीक थे, वहां भी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से टर्नआउट हुआ था, जिस प्रकार से अपने स्ट्रांग होल्ड बूथ्स में पोलिंग हुई है, उसके आधार पर अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं बेंगलुरु में कि हम इस बार बेंगलुरु में 4 या 5 सीट हम अपने टैली में ऐड करेंगे। सो मैं ये एग्जिट सर्वे से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं के ओपिनियन पर, इनपुट पर मैं भरोसा रखता हूं और मैं मानता हूं कि बेंगलुरु में भी भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 16-17 सीट्स जीतेंगी। अच्छा, एक सवाल, आपको बजरंगबली के मुद्दे पर कितना भरोसा है? क्योंकि अभी जेडीएस प्रवक्ता कुछ देर पहले थे, उन्होंने बोला देखिए बजरंगबली का मुद्दा तो जरूर काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कितना भरोसा है? क्योंकि पहले जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो बीजेपी को बहुत पीछे दिखा रहे थे, बीच में जो ओपिनियन पोल आया वो उन्होंने बताया कि एक टक्कर बराबर की है, और एग्जिट पोल भी मोर और लेस वही कह रहा है। चुनाव के दृष्टिकोण आप ये बजरंग दल के मुद्दे हो, सॉवरेनिटी जिस के बारे में जब सोनिया जी ने बताए वो मुद्दे हो, प्रधानमंत्री जी को विश्व सर्व कहने की एक वेरी लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात हो, आपके लिए सिर्फ ये इलेक्टोरल दृष्टि से आप देख रहे हैं। अपने लिए ये तीनों चीज इमोशनल इश्यूज है, और कर्नाटका की जनता, मैं मानता हूं, आज इन सभी चीजों के लिए, सभी प्रश्नों के लिए ठीक रूप से जवाब दे गई है। और 13 मई को you will see that the people of Karnataka will speak in a resounding manner addressing all of these issues. मेरे साथ संजय निरुपम भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, मैं उनका भी रुख कर रहा हूं। तेजस्वी, आप हमारे साथ बने रहे। संजय, बीजेपी का एक प्रेडिक्शन है कि हर हाल में इस बार हम 40 साल पुरानी हिस्ट्री करेंगे, और हर पार्टी अपने आप को करती है, लेकिन अभी मैं आंकड़े देख रहा हूं करावल क्षेत्र के, वहां पर कांग्रेस को बड़ा सेटबैक लग रहा है। बीजेपी को 16 मिल रही है, कांग्रेस को सिर्फ 3 ही मिल रही है, और बजरंगबली का मुद्दा काम कर रहा है।
संजय निरुपम। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई सेटबैक नहीं है। तटीय इलाकों में, खासकर जो कोस्टल कर्नाटका जिसको हम कहते हैं, जहां जी संजय निरुपम जी, वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बड़ी मजबूत स्थिति में रही है। और पिछली बार का रिजल्ट रिपीट किया बीजेपी ने। पिछली बार भी इनके पास 16 सीटें थी और कांग्रेस के पास 3 सीटें थी। हम लोग को अंदाज था कि जैसे नॉर्थ कैनरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक यूटी कादिर साहब हमारे हैं, वहां पर 2-3 सीटें बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। ये आपका एग्जिट पोल कह रहा है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि तटीय इलाकों में, जहां पर आप 19 सीट की बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 2.5% बढ़ गया है और इनका वोट परसेंटेज घट गया है। अब ये सीटों में कितना तब्दील होता है ये पता चलेगा 13 तारीख की सुबह जब पिटारा खुलेगा तब। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पीछे है, कांग्रेस पार्टी बहुत आगे है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद करना भी चाहिए जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 130 से ऊपर सीटें लेके जाएगी। 130 के आंकड़े के साथ एक कांग्रेस पार्टी ने जी अशोक भी कुछ कहना चाहते हैं जी। संजय जी एक हाँ सुनूंगा। अशोक जी बड़े जानकार हैं, उनकी बात सुनूंगा मैं। तो देखिए मुद्दा क्या है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बुनियादी विषयों के ऊपर काम किया। जो बुनियादी प्रश्न थे, स्थानीय प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेकर के पूरा कैंपेन किया और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह उसको स्पिन करने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े स्पिनर हैं। उनने बजरंग दल की बात हुई तो उन्हें सीधे बजरंगबली को बीच में लेके आ गए। तो अलग अलग विषयों पर उन्होंने चाहा कि मुद्दों से भटकाया जाए, लेकिन कर्नाटक, लेकिन ये मौका, लेकिन आई इंटरव्यूड मैंने चुनाव के अंदर बीजेपी प्रेसिडेंट को भी यही सवाल पूछा जो आपने बोला कि उन्होंने तो बजरंग दल बोला मुद्दा किसने दिया? कांग्रेस ने तो दिया मुद्दा। मैंने जेपी नड्डा से सवाल पूछा, अमित शाह से ये सवाल पूछा, दोनों ने ये बोला कांग्रेस ने तो मौका दिया ये बोलने का। अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालती तो हम इसको मुद्दा कैसे बनाते? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला। तो जहां तक बीजेपी की बात है, ऐसा है जी सर अमीश भाई, ये अभी वानखेड़े जी कह रहे थे बजरंग बली, आंजनेय भगवान और इस तरह के वादों पर संजय निरुपम की जानकारी गलत है। हो सकता है भाई, आप बड़े जानकार हैं, मेरी जानकारी गलत हो सकती है, मुझे इतना शायद मैंने अध्ययन नहीं किया होगा। लेकिन बेंगलुरु शहर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 रोड शो किए और बहुत ही मच पब्लिसाइज्ड रोड शो था। और वहां से अगर एग्जिट पोल ये आता है कि 28 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त ले रही है और 10 सीटों पे जाके सिमट गई है बीजेपी, मेरे ख्याल से पहले भी 10-11 सीटें उनके पास थी और जेडीएस 1 सीट पे, तो मुझे लगता है वहां बजरंग बली का जो मुद्दा था वो चला नहीं। और इसी आधार पर मैंने कहा कि बजरंग दल और बजरंग बली तो अलग अलग विषय थे, उनको जानबूझकर मिक्स करने की कोशिश की गई। एक बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ा अपडेट मैं दे रहा हूं। एक्सिस माई इंडिया का पोल, अभी तक उन्होंने 160 सीटें डिक्लेयर करी हैं, जिसमें से 90+ बीजेपी को और 60+ कांग्रेस पार्टी को दी है। ये इस समय एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। ये एक बड़ा अपडेट है। माफ करिए 90+ कांग्रेस और बीजेपी को करीब 60+ है। यानी ये एक बड़ा अपडेट है। एक अच्छी बढ़त कांग्रेस पार्टी को एक्सिस माई इंडिया का पोल दिखा रहा है। एक्सिस माई इंडिया का पोल इस समय कांग्रेस को ठीक ठाक बढ़त दिखा रहा है, जिस आंकड़े की ओर शायद संजय निरुपम बार बार इशारा कर रहे हैं। कैन कांग्रेस क्रॉस 130? कैन कांग्रेस टच 120 अराउंड इट? सुधांशु त्रिवेदी, क्या गेम बदल गया है कर्नाटक के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं? देखिए, अभी उत्तरोत्तर जिस प्रकार के आंकड़े अलग अलग एग्जिट पोल्स में आ रहे हैं, यदि आप ध्यान करें 2018 में भी इसी प्रकार सा एग्जिट पोल्स के अलग अलग मत थे। कुछ ही एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की सरकार दिखाई थी, कुछ ने कांग्रेस में। इस बार भी वैसा ही दिख रहा है। और आपका जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके अनुसार जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की 2-3 महीने पहले दिखाई जाती थी, उससे काफी ज्यादा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो संजय निरुपम जी कह रहे थे कि मुद्दों के ऊपर इन्होंने बात करने का प्रयास किया, तो भाई अननेसेसरी का मुद्दा हम लोग लाए नहीं मान्यवर, ये पीएफआई और बजरंग दल आप लाए, और वो भी कहने सुनने में नहीं, लिखित में लेके आए, अपने चुनाव घोषणा पत्र में लेके आए, और इसके आधार के ऊपर यह विषय बना। हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं था, आपने चुनाव घोषणा पत्र में लाकर उसको चुनावी मुद्दा बनाया। परंतु मैं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि जैसे आपने एक्सिस माई इंडिया का बताया भी, यद्यपि उसका पूरा डिटेल हमारे पास नहीं है, परंतु जितना हमें जानकारी है, उन्होंने बॉम्बे कर्नाटका
या जो महाराष्ट्र कर्नाटका के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एकदम राउट दिखाया है कि मतलब उसमें कांग्रेस को बॉम्बे कर्नाटका में, या जिसको महाराष्ट्र कर्नाटका कहते हैं, इसमें बेलगाम के आसपास का क्षेत्र आता है, उसमें उन्होंने कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई है, जो हम लोगों की जानकारी के अनुसार हमारे हिसाब से ऐसा होने की संभावना नहीं है। परंतु फिर भी जो आज की डेट में एग्जिट पोल है, हम उसको यथावत स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इस विषय में हम अंतिम परिणाम का इंतजार करें। मानता हूं इतना जरूर कह सकता हूं कि सारे एग्जिट पोल, सुधांशु त्रिवेदी, सारे एग्जिट पोल आ रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं कि 3-4 महीने नंबर्स डोंट लाई ना, हमेशा मैं कहता हूं। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके, अशोक वानखड़े कुछ कहना चाहते हैं? मैं आऊंगा आपके पास सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। तनवीर भाई आऊंगा प्रोग्राम में जाना है। ओके तनवीर मेक योर पॉइंट देन अशोक जी। तनवीर जी, अब मैं इतना ही कहूंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता ने सोच समझ के जो भी निर्णय दिया है, अगर बीजेपी को संपूर्ण बहुमत मिलता है या फिर कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत मिलता है तो हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अगरचे सरकार बनाने का अवसर मिलता है तो डेफिनेटली हम कर्नाटक की जनता का जो आदेश होगा डेफिनेटली वो करेंगे। बस दोनों पार्टियों को हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। और ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आपका ऑल द बेस्ट तो यही है कि आपकी जरूरत पड़े। था हमको 38। अशोक भाई अब थोड़ी देर के लिए बने रहिए जरा। अशोक भाई इनका ऑल द बेस्ट तो यही है कि इनकी जरूरत पड़े सबको कि संजय निरुपम और सुधांशु त्रिवेदी दोनों इनके दरवाजे खड़े हो। नहीं, बिल्कुल, ये तो चाहते ही ऐसा है, तभी तो इनकी दुकानदारी चलेगी। वो हर राज्य में जहां एक तीसरा फोर्स बनता है वो वही होता है। राजस्थान में भी हमने देखा जनता दल के 7-8 लोग दुकानदारी शब्द, ये दुकानदारी शब्द से मुझे नहीं, ये दुकानदारी मत बोलिएगा सर प्लीज। दुकानदारी शब्द नहीं सर। हमने आप सुपरमार्केट कर्नाटक के जनता के लिए हमने जो योगदान दिया है देवेगौड़ा कुमार स्वामी ने, इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो डिबेट कर लेंगे सर। दुकानदारी शब्द नहीं सर, नहीं सर। नहीं, मैं अभी मैंने कहा ना, आप कई शब्दों का चयन करते हैं। कई बार आपने भी कहा कि डीके शिव कुमार आए थे। मैंने तो नहीं बोला डीके शिव कुमार को बदनाम करने के लिए। क्या आपने सुपारी लेके रखी है दूसरे नेता की, कांग्रेस की, जो डीके शिव कुमार का नाम ओपन किया? ये तो मैंने नहीं कहा। आपने अपने विचार रखे, मुझे रखने दीजिए। अभी संजय भाई हमारे निरुपम जी बड़े भाई है, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी जानकारी कमज़ोर है। मैंने कहा कि रूरल एरिया में, आपने अभी कहा कि बेंगलोर में रोड शो हुआ लेकिन इतनी सीटें दिखाई दे रही है, तो शहर में बजरंग बली का नाम, मैंने पहले भी कहा था कि 30 से 32% युवा जो है उसे ना बजरंग से मतलब है, ना उसे किसी दूसरे चीज़ से मतलब है। उसको चाहिए करप्शन कम चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ताकि वो सुख शांति से जिए। बेंगलोर और कर्नाटक की पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन जो सुधांशु भी कह रहे थे कि भाई येदियुरप्पा हमारे इतने सालों से पुराने नेता हैं, उसी येदियुरप्पा को अलग पार्टी बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? उन्हीं येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया? यदि उनकी उम्र ज़्यादा थी तो फिर अभी चुनाव में क्यों रगड़ाया गया उनको? बार बार इतना सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया। तो ये हर राजनीतिक दल में ये होता है और इस बार सबसे ज़्यादा विद्रोह बीजेपी को हुआ है। यदि बीजेपी का विद्रोह, यदि आपने कहा कि जो महाराष्ट्र कर्नाटका है उसमें या कोस्टल कर्नाटका में हम कभी इतना बुरा नहीं कर सकते, और अभी तो लगता नहीं कि इतना बुरा होगा, लेकिन यदि वहाँ बुरा हुआ, यदि रिजल्ट उसके एग्जिट पोल जैसे आ गए, तो समझ लीजिएगा जो ये विद्रोह हुआ बीजेपी का, इसने नैया डुबाई, ऐसे हम कह सकते हैं। जैसा हिमाचल में विद्रोहियों ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये ऐसी कई चीजें हैं। फिर सुधांशु जी ने ये भी कहा कि अभी तक वो देवेगौड़ा जी के खिलाफ क्या क्या बोल रहे थे, फिर साथ हो जाते हैं। वो आप भी चौटाला जी के खिलाफ बहुत कुछ बोल गए थे हरियाणा में, आप भी साथ हो गए। राजनीति में अब नैतिकता रही कहाँ? राजनीति में तो सत्ता का समीकरण और आंकड़ों का गुना भाग होता है, जिसमें सब चल जाता है। वो तो फिर सब एक दूसरे को गले लगते हैं। तो आप आज किसी को सांप कहो, फिर किसी को सांप को गले लग जाओ, कुछ भी बताओ हो सकता है राजनीति में, और हमने तो ये लगातार देखा है राज्य में। ठीक है, सुधांशु जवाब लेते हैं। देखिए समय की पाबंदी है। सुधांशु 40 सेकंड रिप्लाई, देन रामकृपाल जी। देखिए, मेरा कहना है कि मतदान अब समाप्त हो गया है, तो हम लोगों को आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाना चाहिए और एक यथार्थ की स्थिति कुल मिलाकर सारे पोल्स ऑफ पोल्स में जो दिखाई पड़ रही है वो दिख रही है कि भाजपा बेहतर कर रही है, परंतु कुल मिला के आपके में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही है। तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 का जो पोल ऑफ पोल्स था, यदि वो आप निकाल के देख लें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को उस समय 89 सीट्स दिखाई गई थी
कुल मिला के, सारे पोल से मिला के। और कांग्रेस पार्टी को 105 सीटें दिखाई गई थी और जनता दल को 28 से 30 और जेडीएस को 38 आई थी, भाजपा को 105 आई थी और कांग्रेस को 79 आई थी। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही था, कुछ पोल्स एक को दिखा रहे थे, कुछ वो, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं लेकिन कि अगर पिछली बारी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी उसके खिलाफ लड़ रही, इस बार बीजेपी की सरकार है, तो उसका एक इम्पैक्ट पे हो रहा है या डिस्टेंस पे हो रहा है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, रामकृपाल जी, देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा था शुरू में, अगर कांग्रेस 113 का मैजिक फिगर नहीं क्रॉस कर पाई तो ये तय जान लीजिए, जैसा तनवीर भाई ने कहा, उन्होंने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस ने अपना नुकसान किया है, उसका बीजेपी को फायदा मिला है। टोन आप बिल्कुल अच्छी तरह देख लीजिए। जो हालत 2018 पोल के बाद बीजेपी की थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भी वो नहीं बना पाई, वही इस बार भी होगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जी समय यहाँ पे इजाजत नहीं दे रहा। एक सेंटेंस, दोनों का वोट परसेंट आप क्या नहीं आया, मैंने जो सुना है जी कि एग्जैक्टली बराबर है। अगर बीजेपी आधे परसेंट का शायद फर्क आ रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम का हम रुख कर सकते हैं। फिलहाल एग्जिट पोल्स में इतना ही।